Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 8 for the class 12th. We are discussing the chapter basically aldehydes, ketones and carboxylic acids में हमने aldehydes, ketones बहुत पहले कंप्लीट किया है. Carboxylic acids पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो प्यारे बच्चों, चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. हालांकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन कभी कभार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार ऑर्डर पूछा जाता है कुछ चीज़ों का जो हम इस लेक्चर में जो है सीखेंगे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है दैट दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बन कंटेंट फॉर दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जहां पे कार्बन कंटेंट C1 से लेके C9 तक अगर है, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दे एग्जिस्ट एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. इस बात को ध्यान में रखें. यानी कि दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका कार्बन कंटेंट कार्बन 1 से लेके, जैसे अगर आप कार्बन नंबर 1 लेंगे तो मेथनोइक एसिड आएगा, फॉर्मिक एसिड आएगा, दैट इज SCOOH, उसमें एक कार्बन कंटेंट है. इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे उसके बाद एसिटिक एसिड आता है जिसको आप एथेनोइक एसिड कहते हो, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड है, उसके बाद ब्यूटानोइक एसिड है. ऐसे ऐसे कार्बन 9 तक यानी कि नोनोइक एसिड तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो लिक्विड्स है रूम टेम्परेचर पे. दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. और इनकी जो ऑर्डर होती है, इनका जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा अनप्लीजेंट होता है. इनका ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है यानी कि इट्स नॉट गुड. स्मेल इज नॉट गुड. स्मेल इज नॉट गुड. इनका थोड़ा अनप्लीजेंट ऑर्डर रहता है. लेकिन अगर आप कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे कार्बन कंटेंट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, मान लीजिए कार्बन कंटेंट अगर है ग्रेटर देन कार्बन नंबर 9 से, यानी कि कार्बन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो उनका जो फिजिकल स्टेट है वो एग्जिस्ट करते हैं एज वैक्सी सॉलिड्स. सॉलिड्स भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसमें वैक्सी नेचर होता है. एंड सिंस ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं तो आप देखोगे इनका वोलेटाइल नेचर कम होता है. दे हैव लेस वोलेटाइल नेचर. इनका जो वोलेटाइल नेचर होगा, जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे लिक्विड्स का वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड. सो वैक्सी सॉलिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनका कार्बन कंटेंट 9 से ग्रेटर होता है, सिंस दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी सॉलिड्स, उनका वोलेटाइल नेचर क्या होता है, लेस होता है. जब उनका वोलेटाइल नेचर लेस होता है उसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो ऑर्डर लेस हो जाते हैं. यानी कि वहाँ पे यूजुअली आप देखोगे वहाँ पे स्मेल नहीं होती है, नो स्मेल. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो पहले आपने क्या याद रखा दैट दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका कार्बन कंटेंट कार्बन नंबर 1 से कार्बन 9 तक है वो लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे. जाहिर सी बात, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स जो है वो वेपर फॉर्म में चलने स्टार्ट हो जाएंगे. और सिंस लिक्विड्स हैव अ इजी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, दैट्स वे इनका ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, ठीक है ना. अनप्लीजेंट इसलिए होता है बिकॉज ये केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. एंड कार्बन कंटेंट अगर आप 9 से ज़्यादा रखते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्यारे बच्चों वैक्सी सॉलिड्स के तौर पर होते हैं और उनका वोलेटाइल नेचर एज सच कम हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑर्डरलेस, यानी कि उनकी स्मेल जो है वो कम होती है. ऑर्डरलेस मतलब उनकी स्मेल नहीं होती, ठीक है ना. आई बेग योर पार्डन. तो उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. मैं स्टार डाल देता हूँ यहाँ पे. तो सो फार एज बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ carboxylic acids are concerned, carboxylic acids have usually more boiling point. मैं यहाँ पे लिखता हूँ carboxylic acids have greater or more boiling points than those of aldehydes.
देन दोज ऑफ अल्डेहाइड्स हो या कीटोन्स हो या इवन अल्कोहल्स हो, लेकिन कौन से, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टेंस जो है ना प्यारे बच्चों, वो मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया होगा दैट जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ पे हम बताते हैं जिस मॉलिक्यूल का, जिस कंपाउंड का, जिस सबस्टेंस का साइज ज़्यादा होता है ना, मॉलिक्यूलर मास होता है ज़्यादा, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा, उसी का साइज ज़्यादा होगा, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इजीली डिस्पर्स हो जाती है। तो वहाँ पे वो जो वीक इंट्रैक्शन आता है उसको हम वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जो है डिस्पर्स होकर वहाँ पे ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट कंपाउंड्स की कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लिए, इनके मॉलिक्यूलर मास की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसके केस में देखते हैं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड्स, कीटोन्स या अल्कोहल से ज्यादा होता है विच हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्या है, रीजन क्या है इसका? रीजन ये है दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बात याद रखिए आप, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखूंगा दैट द रीजन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, the reason is due to extensive intermolecular hydrogen bonding। इस बात को याद रखिए आप, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यूजुअली आप देखोगे दैट जैसे जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप, मैं दिखाऊंगा आपको एसोसिएशन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लीजिए मेरे पास है CH3COH, मैं ऐसे लिखूंगा CH3COOH, मान लीजिए एक ऐसा है। दूसरा यहाँ पे ऐसे लेते हैं, देखिए CH3, देखिए C डबल बॉन्ड OH ऐसे लेते हैं। एक और लेते हैं CH3, देखिए C डबल बॉन्ड O, मान लीजिए यहाँ पे OH ऐसे लेते हैं, एंड ब्ला ब्ला। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे, यू नो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर, जाहिर सी बात है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। Likewise, this bond will be also polar. This is delta negative, this is delta positive, this is delta negative, this is delta positive. सबको क्लियर हो रहा है? This is delta negative, this is delta positive. Likewise, तो आप देख रहे हो एसिटिक एसिड के, ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच एसोसिएशन है, इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच एसोसिएशन है, इसके हाइड्रोजन और वहां पे अगर हम दिखाएंगे, अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे एसोसिएशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन दिखाऊंगा, ठीक है ना, फिर से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से किसी और के साथ एसोसिएशन करेगा, यहाँ से किसी और के साथ एसोसिएशन करेगा। व्हाट आई वांट टू से इज दैट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर, बात समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको, यानी कि आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। दैट्स व्हाई आप देखते हो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल्स, जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है। इसका मतलब ये हुआ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंशन है, स्ट्रेंथ है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज्यादा होता है, इसीलिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बॉयल करने के लिए। यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखता हूं दैट अगर आप मान लो अब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉयल किया, जब आप इसको बॉयल करते हो तो बॉइलिंग की वजह से क्या होता है सर, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। आप देखोगे
दैट ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहां पे नोट लगा देता हूं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है मैं यहां पे लिखता हूं नोट में, इन बात समझना, इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इन वेपर फेज एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक का मतलब है विदाउट अ प्रोटॉन। जैसे वाटर है, वाटर प्रोटॉन दे सकता है, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल भी टू सम एक्सटेंट प्रोटॉन दे सकता है, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट कह सकते हो। अगर आप एसिटिक एसिड एज सॉल्वेंट लेते हो तो वो प्रोटॉन दे सकता है, उसको आप प्रोटिक सॉल्वेंट कह सकते हो। लेकिन जो सॉल्वेंट्स प्रोटॉन नहीं दे सकते, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट लेंगे, जैसे बेंजीन आप एज सॉल्वेंट लेंगे, तो उनको प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, उनको हम कहते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे बेंजीन दैट इज C6H6, सबको समझ आ रहा है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एटसेट्रा, इनको कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो है, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दे, ऐसे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स। इसका मतलब क्या है, देखो क्या मतलब है इसका। मान लो मेरे पास है ऐसे RCOOH और यहां से एक और आ गया RCOOH। जब आप एक लिक्विड को हीट करते हो, मान लो ये वेपर में चला गया, लेकिन जो ही वेपर में आता है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में फिर भी जुड़े रहते हैं, बिकॉज वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। लाइकवाइज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो, और यहां से भी होगा। देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल्स, इसको एक मोनोमर कहेंगे, दूसरा मोनोमर, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, डाइमर। डाई का मतलब है टू एंड मर्स का मतलब है यूनिट्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स फर्स्ट इन द वेपर फेज, बिकॉज वेपर फेज में आप इसको हीट करोगे, लिक्विड को वेपर में चला जाएगा, लेकिन वेपर में भी दो यूनिट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकंड, अगर आपका सॉल्वेंट एप्रोटिक है तो जाहिर सी बात है कार्बन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बनाते हैं। तो एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मैक्सिमम दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां से बना सकता है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना के डायमर बना देता है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ दैट यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अल्कोहल्स, इवन हाइड्रोकार्बन्स of comparable molecular masses due to the extensive intermolecular hydrogen bonding. And the important point is that they can exist in the form of dimers, first in the vapor phase and second in the aprotic solvents. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद की कहानी क्या है। Now so far as फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब हम करेंगे बात सॉल्युबिलिटी की। देखिए, अब जहां तक सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन नीट में बन सकता है, ये वाला जो मैंने कहा, ये बात याद रखना। नाउ सो फार एज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंसर्न, तो याद रखिए सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या होता है, यहां पे दिखाता हूं फिर से, RCOOH, तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि पोलर कैरेक्टर की होने की वजह से यहां पे क्या होता है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर मिसेबल इन वाटर। बट यहां पे याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स
up to 4 carbon atoms. Carboxylic acids up to 4 carbon atoms are soluble. Soluble का मतलब है miscible, यानी कि जो completely इसके साथ घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर. और रीजन क्या है? सीधे ही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water molecules. Due to hydrogen bonding with water molecules, यानी कि जो ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पानी में डालते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां वाटर के साथ क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमारे पास एक जनरल सॉल्युबिलिटी रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स and non-polar substances are soluble in non-polar solvents and vice versa. Polar usually non-polar में नहीं जाता और non-polar polar में नहीं जाता. But there are certain cases where the substance is not polar but still it is soluble in water, and the reason for that is hydrogen bonding. Those substances which have a tendency to form hydrogen bonds with water, they are completely soluble, they are completely miscible with water. Please and please keep this point in your mind forever. So since they have a polar nature, means they have a dipole, like dipole and water is also a dipole, so there is a dipole sort of interaction, and that's why carboxylic acids are soluble in water, but only up to 4 carbon atoms. But only up to 4 carbon atoms. For example, मेरे पास है एसिटिक एसिड. देखिए मैं ऐसे दिखाऊंगा, CH3 C OOH, ऐसे मान लीजिए, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है ना. अब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आ गया. वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता है ये HOH होता है, लाइक दिस. फॉर एग्जांपल इट्स लाइक दिस, इट इज HOH. आराम से समझना, ये डेल्टा नेगेटिव बिकॉज बॉन्ड इज पोलर, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी ये डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होगा. अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे सिंस ये बॉन्ड पोलर है यहाँ से, इसका मतलब है यहाँ पे टुवाइस डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. अब कॉमन सेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. खाली यहाँ से नहीं, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा. अब यहाँ पे एक और ले लो, ये OH है तो ले लो यहाँ पे O. देखिए तरीका है लिखने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए यहां से एक और आएगा, मान लीजिए एक और, CH3COH. तरीका है दिखाने का. अब यहाँ से फिर से देखो क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव है, ये फिर से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ये और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन हो गए. देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. और जो भी सबस्टेंस वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा वो तो सॉल्युबल होगा. व्हाट आई वांट टू से इज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स up to 4 carbon atoms are completely are soluble in water due to hydrogen bonding with water as shown below. लेकिन जो ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो ही आप इसमें कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हो, फॉर एग्जांपल जो ही कार्बन कंटेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, इंक्रीज होता है, तो बेसिकली उससे क्या हो रहा है, उससे बेसिकली हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज हो रहा है. बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. अब उसकी वजह से क्या होगा, आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक नहीं बल्कि फोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, वाटर हेटिंग यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है. इसीलिए आप देखोगे
जो ही आप हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पानी में डालने की कोशिश करते हो डिजोल्व करने की, आप देखते हो कि उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। सो अगर सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिक्रीजेस डाउन द होमोलॉगस सीरीज सो फॉर एज द वाटर सॉल्वेंट इज कंसर्न। तो वाटर अगर आप सॉल्वेंट लेते हो तो सॉलिबिलिटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो डाउन द होमोलॉगस सीरीज डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आप जितना नीचे जाओगे ना आपका कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। कार्बन कंटेंट जब बढ़ता है इसका मतलब है आप हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ा रहे हो। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता है बल्कि हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हीटिंग होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। दैट्स व्हाई आप देखोगे वैसे कंपाउंड जो है, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसीलिए वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड Ca मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है जिनका कार्बन कंटेंट क्या है, हायर होता है, वो आप देखते हो दे शो सॉल्युबिलिटी, यानी कि दे आर सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर पोलर है लेकिन वो थोड़े लेस पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होने लगते हैं। रीजन समझ आया ना? जैसे इसी तरीके से जैसे बेंजीन है, या जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है CS2 एटसेट्रा। तो इसका रीजन यही है, ठीक है ना? तो ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो हमने अभी कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 8 में, छोटा टॉपिक था लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसके बारे में सीखी। तो आज का लेक्चर नंबर 8 हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं पे स्टार्ट करता लेकिन वो सा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी कि केमिकल रिएक्शंस की अब बात होगी। ये लास्ट पार्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, और उसके बाद हमने मतलब इंट्रोडक्शन भी पहले दिया। उसके बाद हमने जो है प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड द लास्ट पार्ट जो अब यहाँ पे है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें कुछ रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। वो मैं उसी टाइम बताऊंगा जब मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर 9 में विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।